गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। ओके, पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है मुझे यकीन है। और लॉकडाउन के दरमियान जो है बच्चे, हम आपके लिए ग्रामर के साथ साथ क्या लाए हैं? वोकैब का समाधान। वोकैब का समाधान क्यों? क्योंकि चाहे एसएससी लिखो, बैंकिंग लिखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिखो आप, हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना बच्चे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन, आई मीन वर्ड्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर के हैं, इसीलिए इसके रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कोई भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड मैं आपको जो बताता हूं वो है फर्स्ट वर्ड आपका, दैट्स अ क्वाइसेंट। इसको हम पढ़ते बच्चे क्वाइसेंट। एंड क्वाइसेंट का मतलब क्या होता है मालूम आपको? क्वाइट टर्म आपने सुना है? क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? शांत या चुप। याद करिए, क्वाइट मतलब शांत या चुप। ओके, उसी तरह से एक दूसरा वर्ड होता है आपका इनएक्टिव, मतलब नॉट एक्टिव। तो तीसरा वर्ड होता है डॉर्मेंट। डॉर्मेंट टर्म आपने सुना होगा कि ये जो वॉल्केनो है वर्षों से डॉर्मेंट स्टेट में है। और बहुत से जो एम्फीबियंस होते हैं, बहुत से एनिमल्स होते हैं ना, वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। जैसे सर्दियों में या गर्मियों में आपने देखा मेंढक जो होता है ना, वो सो जाता है, बिल में जाके कहीं सो जाता है। लेकिन जैसे बारिश की शुरुआत होती है वो एक्टिव हो जाता है। जब वो सो रहा होता ना, उसको हम बोलते हैं डॉर्मेंट स्टेट या इनएक्टिव स्टेट या क्वाइट। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए बहुत बढ़िया आपके लिए, क्वाइट से आप याद रखोगे क्वाइसेंट। सो क्वाइसेंट का मतलब इनएक्टिव, नॉट एक्टिव, स्लीपिंग। स्लीपिंग टर्म भी यूज करेंगे इसके लिए हम। ओके, अब एग्जांपल में आपको बताऊं, अगर मान लो कोई वॉल्केनो कहीं पे, कोई वॉल्केनो, मालूम आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वॉल्केनोज कुछ एक होते हैं ना, बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनसे लावा गैस निकलता रहता है। और बहुत से वॉल्केनोज ऐसे होते हैं जो क्वाइट होते हैं। और क्वाइट का मतलब क्या होगा? क्वाइसेंट होते हैं, मतलब सुसुप्त अवस्था में होते हैं। क्वाइसेंट मतलब सोता हुआ, नॉट एक्टिव। मेरे ख्याल से क्लियर है। इसमें एक वर्ड मैं आपको और बता देना चाहता हूं, दैट्स इंडिफरेंट। लेकिन इससे पहले मैं फिर बता दूं, क्वाइसेंट का जो ऑपोजिट वर्ड यहां पे है दैट इज एक्टिव। तो अगर ये एंटोनिम का क्वेश्चन है तो हमें इसको टिक करना है। और सिनोनिम का क्वेश्चन है जिसमें से ऐसा कोई वर्ड होगा डॉर्मेंट या स्लीपिंग या इनएक्टिव, ऐसा कोई वर्ड आपको मिलेगा। अब हम इस वर्ड को लर्न करेंगे बच्चे, किसको? इंडिफरेंट को। इंडिफरेंट का मतलब जो है बिल्कुल अलग होता है, उसका मतलब होता है उदासीन। उदासीन का के लिए इंग्लिश में और वर्ड यूज कर सकते हो, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है बच्चे कि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना। इंटरेस्ट नहीं लेना, जिसमें आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे आप पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन में आपने अपनी कंप्लेन लिखाई पुलिस ऑफिसर के सामने, और पुलिस ऑफिसर आपकी बातों पे ध्यान नहीं देके वो चाय पी रहा है, वो नाश्ता कर रहा है, और तुम परेशान हो कि मेरा बैग चोरी हो गया, और पुलिस ऑफिसर सुन ही नहीं रहा। क्यों? कि पुलिस, आप यहां पे हम क्या बोलेंगे? पुलिस ऑफिसर के ऐसे एटीट्यूड को हम बोलेंगे कि उसका एटीट्यूड क्या था? इंडिफरेंट था, मतलब उदासीन था, डिसइंटरेस्टेड था। मेरे ख्याल से क्लियर होगी, आप बात को समझ गए। इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हैं डिसइंटरेस्टेड के लिए, अपैथेटिक। पैथेटिक या ऑब्जेक्टिव भी टर्म आप यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव मतलब एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिफरेंट का मतलब होता है नॉट शोइंग एनी कंसर्न। आपकी किसी के प्रति कोई भी चिंता ही नहीं दिखाना, किसी के बाद मतलब इंटरेस्ट ही नहीं लेना दूसरों के अफेयर्स में, तो उसके लिए हम बोलेंगे इंडिफरेंट। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग करेंगे बच्चे। नेक्स्ट टर्म आपका है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू withstand hardships। हार्डशिप का मतलब होता है बच्चे मुश्किलें, जिंदगी में मुश्किलें। जैसे देखो अभी कोरोना आया हुआ है, हजारों लाखों करोड़ों लोग जिंदगी में क्या कर रहे हैं? अपनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, हार्डशिप को फेस कर रहे हैं। तो जिनके अंदर वो ताकत है ना इस हार्डशिप को झेलने का, उससे सामना करने का, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे, उनके पास इंड्योरेंस है। मुश्किलों के हालात में भी उन्होंने अपने धीरज को, अपने धैर्य को नहीं खोया। सो इंड्योरेंस का हिंदी अगर आप करोगे ना तो सहनशीलता। सहनशीलता जो टर्म है वो धैर्य या सहनशीलता इंड्योरेंस के लिए हम यूज में लेंगे। ठीक है बच्चों, उसके लिए अगर सिनोनिम की बात करोगे, देखो पेशेंस है, पेशेंस के बाद टॉलरेंस है, परसिस्टेंस है। ये तीनों के तीनों टर्म जो है ना वो सिनोनिम है, मतलब इसी के लिए आप यूज करोगे। मेरे ख्याल से क्लियर है, आप समझ के बात को। सो बहुत ज्यादा इंडोरेंस दिखाया उसने, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाया, बहुत ज्यादा टॉलरेंस दिखाया, या परसिस्टेंस है उसके अंदर, मतलब धीरज है, सहनशीलता है, दैट्स इंडोरेंस। नेक्स्ट वर्ड लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों?
अब लेमेंट का मतलब होता है बीमोन, बीमोन करना मतलब पछताना या मतलब विलाप करना, सुना आपने, वेलिंग, वेल, WAIL, वेल करना, या ग्रोन, ग्रोन करना, कराहना या विलाप करना। हिंदी में आपने अगर टर्म सुना हो ना, विलाप करना, विलाप करना, किसी का कोई भी बहुत ही कीमती पोजीशन खो गया, बिछड़ गया कोई उससे, कोई बहुत ही कीमती आदमी किसी से, या कोई कीमती सामान, तो उस चीज के ऊपर वो क्या करता है, लेमेंट करता है, मतलब विलाप करता है, बहुत ज्यादा अफसोस को जाहिर करता है, दैट्स लेमेंट या वेल या ग्रोन, है ना। अब यहां पे दूसरा एक टर्म यूज करा, बीमोन, तो बीमोन करना भी जो है बच्चे वो इसका एग्जैक्ट सिनोनिम होता है। सो लेमेंट का मतलब बीमोन हुआ या वेल हुआ या ग्रोन हुआ, विलाप करना, इसमें सिनोनिम पूछा गया है तो आपको इसको लेमेंट के लिए बीमोन को टिक कर देना। नेक्स्ट वर्ड, दैट्स अपलॉड। अपलॉड तो आप सब लोग जानते होंगे। देखो, अगर आप जैसे एग्जाम में बहुत अव्वल दर्जा हासिल करके घर लौट गए, तो आसपास के लोग, माता पिता, सारे रिश्तेदार आपके इस बात को क्या करेंगे, बहुत तारीफ करेंगे, उसने बहुत अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, मतलब वो क्या करेंगे, इसको अपलॉड करेंगे। आपको अपलॉड करने का मतलब क्या करेंगे, प्रेज, आपको प्रेज करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, बहुत ही ज्यादा लाउडली, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही हाईली प्रेज करना। और इसका ऑपोजिट, अब यहां पे देखो कमेंट लिखा हुआ ना, अप्रूव भी इसी के साथ जाएगा। सो अप्रूव हुआ या कमेंट हुआ, दोनों के दोनों इसके सिनोनिम के तौर पे यूज कर। और अगर इसका ऑपोजिट की बात करो ना, इसमें अगर मान लो एंटोनिम पूछा गया हुआ, तो इसका अगर किसी की हाईली प्रेज करना का ऑपोजिट क्या हुआ, बहुत ज्यादा निंदा करना। और निंदा करने के लिए यहां पे वर्ड देखिए लिखा हुआ ना, डिनाउंस, और डिनाउंस का मतलब होता है किसी की निंदा करना, मतलब डिक्राई। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, डिनाउंस निंदा करना, या डिक्राई। इंग्लिश में इसके लिए कौन सा टर्म यूज करोगे आप, डिक्राई या बिलिटल समवन, बिलिटल। दूसरा टर्म हम यूज करेंगे बिलिटल, मतलब किसी को नीचा दिखाना, किसी की निंदा करना। सो बच्चों बिल्कुल क्लियर, अपलॉड का मतलब बहुत तारीफ करना, प्रेज करना, कमेंट करना, अप्रूव करना, और उसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो गया आपका, डिनाउंस, मतलब निंदा करना, डिक्राई या बिलिटल समवन। सो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट्स एनरेज्ड। बच्चे आप सबको मालूम है रेज्ड, रेज मतलब होता है एंगर, और एनरेज का मतलब होता है मेक समवन एंग्री, तो मेक समवन एंग्री। तो ये मतलब किसका हुआ, ये मतलब हुआ एनरेज का। और देखो एनरेज एक वर्ब के तौर पे आपने लिखा है, इसका मतलब हुआ मेक समवन एंग्री, तो उसके थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना एनरेज्ड। क्या मतलब हुआ, ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज करा, मतलब गुस्से में। एनरेज्ड मतलब इंफ्यूरिएटेड, देखिए लिखा हुआ इंफ्यूरिएटेड, एग्रीवेटेड, ये भी उसका सिनोनिम हो जाएगा, लिविड, वो भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं, लिविड, एग्रीवेटेड या इंफ्यूरिएटेड, वो एनरेज्ड का क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, मतलब बिल्कुल गुस्से में, लिविड। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, आपने अपने टीचर के साथ कोई ऐसी बात करी कि उनको गुस्सा आ गया, तो टीचर क्या बोलेगा कि माय स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स या रिप्लाई एनरेज्ड मी, मतलब हमारे स्टूडेंट का जो रिप्लाई था उससे मुझे गुस्सा आ गया। हम इस तरह से यूज करेंगे एनरेज्ड। हर रिस्पॉन्स, हर रिमार्क्स एनरेज्ड मी, उसके रिमार्क्स मतलब उसके टिप्पणी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। सो एनरेज्ड एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे। कहां बना वो आपने देख लिया, एनरेज एक वर्ब है, उसी के थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे बच्चे, दैट्स इन्फिनिट। इन्फिनिट आप ये जानते हैं, एक टर्म होता है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट का मतलब होता है सीमित या लिमिटेड, इसका ऑपोजिट होता है इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है लिमिटलेस। लिमिटलेस तो आप जानते हो ना, बाउंडलेस जिसको हम कहते हैं, मतलब हिंदी में अगर हम बात करें तो असीमित। असीमित मतलब जिसका कोई सीमा नहीं, जिसका छोर नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो, ये यूनिवर्स है, ये दुनिया, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड कैसा है, इन्फिनिट है, मतलब इसका पता ही नहीं चलता कि कहां से शुरू हुआ और कहां तक चला गया। सो इन्फिनिट। इसका ऑपोजिट की अगर हम बात करें, पहले इसका सिनोनिम देखो, बाउंडलेस इसका सिनोनिम हो गया, है ना। और इसके ऑपोजिट की अगर हम बात करें बच्चे, तो दैट्स लिमिटेड, मतलब अनलिमिटेड, या देखिए लिमिटलेस का ऑपोजिट क्या होगा, लिमिटेड, और सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका, बाउंडलेस। या इटर्नल को भी हम इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इटर्नल का मतलब भी परपेचुअल होता है, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग टर्म सुना आपने,
जो कभी भी खत्म नहीं होता, हिंदी में बोलते हैं शाश्वत, शाश्वत, ये होता है एवरलास्टिंग का मतलब। तो ये एटर्नल के लिए यूज करा हमने, परपेचुअल या एवरलास्टिंग या शाश्वत। ओके ओके बच्चे, नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे। मेरा ख्याल है आप समझ गए कि इन्फिनिट मतलब असीमित, बाउंडलेस, लिमिटलेस, और इसका ऑपोजिट लिमिटेड। और एक वर्ड हमने यहां पे इटर्नल शब्द यूज करा, तो इटर्नल के लिए हम यूज, उसको जो दूसरा वर्ड हम यूज करेंगे दैट्स परपेचुअल या एवरलास्टिंग या शाश्वत इन हिंदी, मतलब सदा के लिए, इटर्नल, इटर्नल लव, इटर्नल लव, दे वर इन इटर्नल लव, वो लोग शाश्वत प्यार था उन दोनों के बीच में, जिंदगी भर उन्होंने वो करा, सो दैट्स इटर्नल। फाइन, नेक्स्ट वर्ड, आगे हम बढ़ते बच्चे। आगे वर्ड जो है दैट्स कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस तो मैं बहुत आसानी से आपको समझा देता हूं। हरियाणा और पंजाब दो कंटिग्यूअस स्टेट्स हैं, दिल्ली और उत्तर प्रदेश या हरियाणा दो कंटिग्यूअस स्टेट्स हैं। कैसे? कंटिग्यूअस का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये हरियाणा है और ये इसके ऊपर पर ये यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे दिल्ली है, तो ये सारे के सारे कैसे स्टेट्स हो गए, इनकी सीमा आपस में लड़ रही है, मतलब एक है कि नहीं है, बोलिए, तो ये क्या हुआ, कंटिग्यूअस। हम बोलेंगे ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये सारे के सारे कैसे स्टेट्स है, कंटिग्यूअस स्टेट्स है बच्चों, ठीक है। तो कंटिग्यूअस का मतलब क्या हुआ, बोलिए, कंटिग्यूअस का मतलब हुआ बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग मतलब एडजॉइनिंग या एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब एडजॉइनिंग। दूसरा टर्म क्या यूज करोगे आप, एडजॉइनिंग मतलब एडजेसेंट, है ना, या फिर नेबरिंग, देखिए यहां पे लिखा है एडजॉइनिंग लिखा हुआ है, नेबरिंग है ना, या दोनों के दोनों क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स के तौर पे हम यूज करेंगे। और एडजेसेंट या एडजॉइनिंग मतलब नेबरिंग या बॉर्डरिंग। दूसरा टर्म भी आप यूज कर सकते हैं बच्चे, बॉर्डरिंग मतलब आपस में बॉर्डर का लगा हुआ है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एक ही है, तो बॉर्डरिंग हो गया, नेबरिंग हो गया, एडजॉइनिंग हो गया, एडजेसेंट हो गया, ये सारे के सारे किसके लिए यूज कर लिया मैंने, कंटिग्यूअस के लिए। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करेंगे और वो है सबसाइड। सबसाइड तो करते ना, उसका कोई भी चीज सबसाइड कर देगा, सबसाइड करना मतलब सप्रेस कर देना, सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ बच्चे, डिमिनिश कर जाएगा, सो सप्रेस, सप्रेस करना, या यहां पे लिखा हुआ डिमिनिश करना या अबेट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, तूफान आया बहुत तेज समंदर से, और तूफान 80-90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शुरू में आया, लेकिन 5-7 मिनट 10 मिनट बाद क्या करेगा, वो सबसाइड कर गया। तो सबसाइड करने का मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो वीकन हो गई, मतलब कमजोर हो गई। तो बच्चे उसके लिए क्या टर्म यूज करोगे, अबेट करना। अबेट करना इज टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, वीकन इन इंटेंसिटी मतलब तीव्रता में कम हो जाना, दैट सबसाइड या अबेट या डिमिनिश या ईज भी इसके लिए आप यूज करोगे। तो ये तीनों के तीनों टर्म जो हैं, ये तीनों के तीनों इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम के तौर पे यूज करोगे। किसी का एंगर भी सबसाइड कर सकता है, कि किसी भी चीज की इंटेंसिटी भी सबसाइड कर सकती है, ठीक है। तो कोई डिजीज जैसे पेंडेमिक अभी यहां पे फैला हुआ, वो भी ग्रेजुअली सबसाइड कर सकता है, मतलब ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे सबसाइड करने का। नेक्स्ट वर्ड, आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वर्ड जो है हम आपको नेक्स्ट कल की क्लास में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।